नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का वो है टॉर्क, और दूसरा उसका नाम है मोमेंट ऑफ फोर्स। दोनों का मतलब सेम ही है। तो टॉर्क और मोमेंट्स ऑफ फोर्स से पहले हमारे पास दो चीज़ें जानना ज़रूरी हैं। वो क्या है जी, आपके पास एक रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी सख्त बॉडी, हार्ड बॉडी। और रिजिड बॉडी इज़ वन, यानी रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी है डैट इज़ नॉट डिफॉर्म, जिसमें बगाड़ पैदा ना हो, तब्दीली ना आए, ख़राब ना हो बाय फोर्सेस या फोर्स, यानी आप उस पर फोर्सेस लगा रहे हैं या एक सिंगल फोर्स लगा रहे हैं उसके ऊपर, तो उसमें कोई चेंज नहीं आता, वो रिजिड बॉडी कहलाती है। जैसे आपके पास एक छोटी सी सिलेंडर की गोली है, उस सिलेंडर की गोली पे आप हाथ से फोर्स लगाएंगे, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, वो रिजिड बॉडी कहलाती है। एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस आपको पता है कि एक ऐसी लाइन जिसके गिर्द सारे पार्टिकल क्या करें, सर्कुलर मूव करें और सबका सेंटर सेम हो, वो लाइन जिसके गिर्द मूव कर रहे होंगे वो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाएगी। जिस तरह आप एक फ़ैन चल रहा होता है, सीलिंग फ़ैन जो होता है, अब उसके तीन जो आपके पास उसके तीन विंग्स होते हैं, पर होते हैं, वो एक रॉड के गिर्द मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो जो रॉड है वो उस फ़ैन का एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाता है, ठीक है। तो टॉर्क के लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमारे पास टॉर्क की डेफिनेशन आ जाएगी। तो टॉर्क क्या है जी, सिंपल टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। सिंपल यानी डेफिनेशन, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। अब टर्निंग इफेक्ट क्या है, आप एक बोतल का ढक्कन, लिड ऑफ बोतल, आप उसको खोलते हैं या बंद करते हैं, दोनों ही कंडीशन में टर्निंग इफेक्ट हो रहा है। आप टैप, नलका खोलते हैं या बंद करते हैं, दोनों ही कंडीशन में टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। इसी तरह आप जो डोर है उसका जो लॉक है, हैंडल पकड़ के आप इस तरह मूव करते हैं, खोलते हैं उसको, टर्निंग इफेक्ट पैदा होता है। तो टर्निंग इफेक्ट जहाँ पे पैदा होगा वहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो अब आ गया जी टॉर्क की डेफिनेशन आ गई, एग्जांपल आ गई, डोर की बता दी मैंने, टैप की बता दी आपको, लिड ऑफ बोतल की बता दी। अब आ गया टॉर्क की एक्सप्लेनेशन। उसके लिए हमारे पास क्या है जी, एक्सप्लेनेशन के लिए एक नट बोल्ट है, ठीक है। इसको मैंने एक स्पैनर से टाइट करना है या लूज़ करना है, कुछ भी करना है। ये अगर मैं इसको लूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये आपके पास फोर्स इस तरफ लग रही है, तो ये क्या है जी, ये लेंथ ऑफ स्पैनर है L। तो टाइट या लूज़ करने के लिए जो इसमें टॉर्क पैदा होगा वो होगा L मल्टीप्लाई बाय F, ठीक है। ये टॉर्क पैदा हो गया, इसकी कोई भी वैल्यू है, कोई भी वैल्यू। अब इसी नट या बोल्ट को अगर मैंने टाइट किया है, उसको लूज़ करना है, या उसे लूज़ किया उसको दोबारा टाइट करना है, इसी नट या बोल्ट को, ठीक है। अब मैंने क्या किया जी, उसी नट या बोल्ट को छोटे स्पैनर से क्या किया, लूज़ करना है। सपोज अगर मैंने इसको टाइट कर दिया, अब लूज़ करना है, तो जितना टार्क इसको टाइट करने में लगा था उतना ही टार्क हमें लूज़ करने के लिए भी रिक्वायर्ड है। लेकिन पहले लेंथ बड़ी थी, अब लेंथ छोटी होगी, ठीक है। तो लेंथ छोटी होगी, टार्क उतना ही पैदा करना है, फिर हमें क्या पढ़ना है, हमें फोर्स बढ़ानी पड़ेगी। फोर्स क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी, ताकि उतना टार्क पैदा हो जाए। अगेन टार्क क्या आ जाएगा, L मल्टीप्लाई बाय F, उतना ही टार्क पैदा होगा। फॉर एग्जांपल पहले लेंथ थी 10 सेंटीमीटर और फोर्स हमने लगाई 50, ठीक है। तो टार्क कितना होगा जी आपके पास, 10 मल्टीप्लाई बाय 50, 500 न्यूटन सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर में मैंने लेंथ ली। अब लेंथ जो सी है वो आपके पास 10 की बजाय जस्ट 1 सेंटीमीटर हो गई, तो फिर हमें फोर्स 500 लगानी पड़ेगी ताकि जो टार्क है वो दोबारा उतना ही पैदा हो। तो ये हो जाएगा 500 न्यूटन सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप लेंथ कम करेंगे तो फोर्स बढ़ानी पड़ेगी, अगर आप फोर्स कम लगाते हैं तो आपको लेंथ बढ़ानी पड़ेगी। तो टार्क दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे और फोर्स पे, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट इसका टार्क का बनता है वो आपके पास आता है लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है जी, सपोज ये आपके पास स्पैनर है, ठीक है, ये वो नट बोल्ट है और ये नट बोल्ट का एक्सिस है। तो ये स्पैनर पे आपने ये फोर्स लगाई, ये चाहे नीचे करें या इसको ऊपर करें, ये पूरी जो लाइन है जिसके गिर्द फोर्स लगती है वो लाइन ऑफ एक्शन कहलाता है, ठीक है। फिर आपके पास नेक्स्ट आता है डेफिनेशन जी इसकी, मूवमेंट आर्म। मूवमेंट आर्म क्या होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये लाइन ऑफ एक्शन है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर, चाहे इधर से आप ले लें चाहे इधर से ले लें, दोनों की तरफ से आपके पास एंगल जो 90 का ही बनेगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड मूवमेंट आर्म। उसको क्या कहेंगे आप, मूवमेंट आर्म कहेंगे, ठीक है। ये मूवमेंट आर्म आ जाएगा।
मोमेंट आर्म के बाद आपके पास आ रहा है डिपेंडेंस। टार्क किस पे डिपेंड करता है? टार्क डिपेंड अपॉन मोमेंट आर्म। सपोज उसको मैंने एल कह दिया और लाइन ऑफ एक्शन पे लगाई जाने वाली फोर्स एफ पर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आएगा यूनिट इसका, तो यूनिट फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। मोमेंट आर्म डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसका यूनिट हम मीटर में लेते हैं तो न्यूटन मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम न्यूटन मीटर वैसे जॉल के बराबर होता है, लेकिन इसको हम न्यूटन मीटर ही पढ़ेंगे क्योंकि जॉल जो है वो एनर्जी का यूनिट है और एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है और टार्क को हम वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं। फिजिकली मैग्नीट्यूड में दोनों यूनिट बराबर हैं, लेकिन अगर हम वेक्टर के लिहाज से देखेंगे तो ये वेक्टर क्वांटिटी है और वो स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हम इसको न्यूटन मीटर ही रहने देंगे टार्क के यूनिट को, ठीक है। तो ये यूनिट आ जाएगा। अगर हमने न्यूटन मीटर की डेफिनेशन करनी है तो अगर 1 न्यूटन फोर्स लगेगी विद द मोमेंट आर्म 1 मीटर देन टार्क इज़ 1 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो ये आपके पास यानी कि 1 न्यूटन मीटर 1 न्यूटन मीटर में 1 न्यूटन फोर्स और 1 मीटर डिस्टेंस हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है पॉजिटिव टार्क और नेगेटिव टार्क। क्लॉकवाइज टार्क टेकन एज नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज टार्क टेकन एज पॉजिटिव। यानी अगर क्लॉकवाइज टार्क एड कर रहा है, घड़ी की सिमत में कर रहा है, वो नेगेटिव होगा, और अगर घड़ी की ऑपोजिट डायरेक्शन में टार्क पैदा हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ टार्क अगर मालूम करनी हो तो कैसे मालूम करते हैं? आप राइट हैंड रूल से डायरेक्शन ऑफ मालूम करते हैं। यानी अगर आप ये राइट हैंड को अपने क्लॉकवाइज अगर टर्न करें तो थंब आपका डाउनवर्ड होगा, ये नेगेटिव टार्क है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज टर्न करेंगे थंब आपका अपवर्ड होगा, तो ये पॉजिटिव टार्क है, ठीक है। तो ये हमारे पास टार्क था। अब इसी में जो अगला टॉपिक आता है वो हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स, यानी टार्क का असूल, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स है। अब वो क्या है जी? अगर आप एक नट या बोल्ट को लूज करने के लिए क्लॉकवाइज टार्क पैदा कर रहे हैं तो उसी नट या बोल्ट को टाइट करने के लिए आपको एंटी क्लॉकवाइज टार्क पैदा करना पड़ेगा। कितना टार्क पैदा करना पड़ेगा जी? उतना ही टार्क पैदा करना पड़ेगा जितना आपने लूज करने के लिए प्रोड्यूस किया था, ठीक है। इसी तरह एक शीशा, आपको पता है बच्चे जिस पे बैठते हैं, अगर इधर एक बच्चा है, ठीक है, और इधर 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर शीशा बैलेंस है इसका मतलब क्या होगा कि क्लॉकवाइज टार्क एंटी क्लॉकवाइज टार्क के बराबर है। यानी जो ये वाला बड़ा बच्चा क्लॉकवाइज टार्क पैदा कर रहा है, ये 2 बच्चे एंटी क्लॉकवाइज टार्क पैदा कर रहे हैं, वो दोनों की वैल्यू क्या होगी? बराबर होगी। तो ये क्या हो जाएगा? आपस में बैलेंस हो जाएगा। इसी तरह इसको भी हमें ओपन या लूज करने के लिए सेम टार्क प्रोड्यूस करना पड़ता है, तो नेट टार्क क्या हो जाता है? उसमें 0 हो जाता है, क्योंकि एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होता है। अब इसकी डेफिनेशन ये होगी, अ बॉडी इज बैलेंस्ड इफ सम ऑफ क्लॉकवाइज टार्क या क्लॉकवाइज मूवमेंट एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट या टार्क एक्टिंग ऑन इट। उसी बॉडी पे एंटी क्लॉकवाइज के तो बॉडी क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी। ये प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स होता है आपके पास। नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक है वो है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के लिए हम एक एग्जांपल पहले कंसीडर करते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन की तरफ आएंगे। ये मेरे पास 2 आयरन के बॉल हैं और इनको मैंने एक रॉड के साथ लटका दिया या रॉड के साथ इनको अटैच कर दिया, ठीक है। 2 आयरन के बॉल को रॉड के साथ अटैच कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट पे फोर्स लगाकर इसको मूव करने की कोशिश करूँगा। इस पॉइंट पर, ये इस पॉइंट पे इस तरफ फोर्स लगाऊंगा तो ये नीचे वाला बॉल इस तरफ रोटेट हो जाएगा, क्योंकि उसका टार्क ज़्यादा है, ऊपर वाले का टार्क कम है, उसने उसको रोटेट कर दिया। अगर मैं इस पॉइंट पर फोर्स लगाकर इसको मूव करने की कोशिश करूँगा तो ये ऊपर से इस तरफ रोटेट हो जाएगा, ठीक है। फिर मुझे क्या चाहिए? एक ऐसा पॉइंट चाहिए जिसपे मैं इस पर फोर्स लगाऊँ और ये बॉडी बिल्कुल रॉड सीधा मूव करे, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूँगा? ये वही दोबारा ऑलरेडी कंसिडर कर ली, तो फिर मैंने एक पॉइंट ये कंसिडर कर लिया। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया O। अब जब मैं O पे फोर्स लगाऊंगा तो ना वो एंटी क्लॉकवाइज ना ही क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और वो बॉडी स्ट्रेट जाएगी, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है जिस पे फोर्स लगाने से बॉडी स्ट्रेट मूव करती है, वो पॉइंट उसका सेंटर ऑफ मास कहलाता है। वो पॉइंट उसका क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ मास कहलाता है। और यही इसकी डेफिनेशन है, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम इज सच अ पॉइंट, ऐसा पॉइंट है वेयर एन अप्लाइड फोर्स, जहाँ पे लगाई गई कुव्वत काजेज वजह बनती है द सिस्टम टू मूव, कि वो सिस्टम या बॉडी मूव करे, हरकत करे विदाउट रोटेशन, बगैर किसी रोटेशन के बॉडी मूव करती है, वो सेंटर ऑफ मास कहलाता है। विदाउट रोटेशन यानी कोई रोटेशन नहीं होती उसमें। नेक्स्ट आपके पास है सेंटर ऑफ ग्रेविटी।
अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, पहले इसी एग्जांपल कंसिडर कर लें। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये एक रिजिड बॉडी है, अब यहाँ पे भी इसका वेट है, यहाँ पे भी इसका वेट है, यहाँ पे भी इसका वेट है, इसके डिफरेंट वेट्स है, पार्टिकल से बनी हुई है, इसके डिफरेंट वेट एक्ट कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर इन सब का होल वेट एक्ट कर रहा होगा, एक ऐसा पॉइंट होगा उसमें जिस पे सब का होल वेट एक्ट कर रहा होगा, और वो पॉइंट उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। अ पॉइंट वेयर होल वेट ऑफ द बॉडी अपीयर्स टू बी एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। डिफरेंट बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिफरेंट होता है। हमारे पास यहाँ पे दो तरह की बॉडी होती है, एक होती है सिमेट्रिकल शेप वाली, यानी इसकी जो प्रॉपर शेप होती है, और एक होती है नॉन सिमेट्रिकल जिसकी प्रॉपर शेप नहीं होती। अब पहले हम सिमेट्रिकल की बात करते हैं। कंसिडर कर लेंगे मेरे पास एक यूनिफॉर्म रॉड है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनेगा सेंटर ऑफ द रॉड या मिड पॉइंट ऑफ द रॉड पे, ठीक है। फिर मेरे पास अगर मेरे पास है जी एक स्क्वायर, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के जी से भी डिनोट किया जाता है, या बाज़ का सी जी भी लिख लेते हैं, ठीक है। ये स्क्वायर का आ गया। अब आपके पास एक रेक्टेंगल है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर ही बनेगा, किसके जी, डायगोनल के, ठीक है। अब आपके पास एक सर्कल है, ये सर्कल है जी, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ द सर्कल बनेगा। सर्कल के बाद आपके पास स्फीयर आ जाता है, स्फीयर, सर्कल 2 डिमेंशनल, स्फीयर 3 डिमेंशनल होता है। स्फीयर का भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ स्फीयर ही बनता है, ठीक है। अब स्फीयर के बाद आपके पास अगर ट्राइंगुलर शेप कोई बॉडी आ जाती है, ठीक है। अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ बनेगा, इसके मीडियन ड्रा करेंगे। मीडियन जो मिड पॉइंट से ट्राइंगल के पास होते हैं, ऑपोजिट वर्टेक्स से ड्रा किए जाते हैं, वो मीडियन कहलाते हैं। तो जिस पॉइंट से तीनों मीडियन पास होंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ मीडियन, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ मीडियन, वो क्या कहलाएगा, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा, किसका जी, ट्राइंगल का। अब ये सारी शेप होगी, एक शेप रहेगी, वो कौन सी है जी, सिलेंड्रिकल शेप। अगर आपके पास एक सिलेंडर पड़ा हुआ है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपने मालूम करना है, तो सिलेंड्रिकल शेप का हमें मालूम करना पड़ता है। सिलेंड्रिकल जो इसका क्रॉस सेक्शनल होगा उसके हम डायगोनल लेंगे, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया के हमने डायगोनल ले लिए। डायगोनल जहाँ पे पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे उस लाइन को मिलाएंगे, ये उसका एक्सिस कहलाएगा। ये लाइन क्या कहलाएगी, सिलेंडर का एक्सिस कहलाएगा। तो सिलेंडर के एक्सिस का मिड पॉइंट, सिलेंडर के एक्सिस का क्या मिड पॉइंट, उसका क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा, ठीक है। ये आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सिमेट्रिकल शेप। अब आपके पास नेक्स्ट जो हमारे पास है सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर नॉन सिमेट्रिकल शेप या इरेगुलर शेप। नेक्स्ट हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी इरेगुलर या नॉन सिमेट्रिकल शेप का आपने मालूम करना है, जिसमें हमने एक थिन लैमिना की शेप ले ली, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करना है, तो सबसे पहले हमारे पास एक चीज़ डिवाइस यूज होता है, प्लम लाइन। प्लम लाइन, इसको अक्सर मिस्त्री वगैरह जो घर बनाते हो दीवार को सीधा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये क्या होता है, एक डोरी के साथ नीचे एक लट्टू लगा होता है आयरन का, ठीक है। लट्टू होता है आयरन का, जिसको टॉप कहते हैं। उसका वेट हैवी होता है, पर साइज़ जो छोटा होता है, स्मॉल साइज़, लेकिन वेट उसका हैवी होता है। वेट हैवी होने के डोरी जो होती है वो स्ट्रेट हो जाती है, उसमें जो टेंशन होती है बिल्कुल सीधी आती है। ये दीवार को स्ट्रेट करने के लिए जो बिल्डर होते हैं या जो मिस्त्री होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी मदद से आपने क्या करना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करना है। इसको मैंने एक स्टैंड के साथ लटका दिया और ये कील लगा दिया, यहाँ पर मैंने प्लम लाइन लगाई। ये प्लम लाइन नीचे की तरफ आ जाएगी, पेंसिल के साथ ये लाइन लगा देंगे और ये पॉइंट ए कह देंगे। फिर हमने ये वाला हिस्सा इस तरफ लेके आना है। अब इस हिस्से पे लगाएंगे, इसको आप पॉइंट बी कह देंगे और ये एक स्ट्रेट लाइन नीचे आ जाएगी। फिर ये वाला हिस्सा लेके आएंगे नीचे इस तरफ यहाँ पे, फिर यहाँ पर आपने क्या करना है, फिर डोरी लटकानी और पॉइंट सी कह देंगे। तो जहाँ से ये तीनों लाइनें पास होंगी, तीनों लाइनें पास होंगी, वहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन जाएगा किसका जी, नॉन सिमेट्रिकल शेप थिन लैमिना का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन जाएगा। तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो इसके साथ है, जिससे आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करेंगे।